हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स के अंदर हम थर्ड डेमो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले दो डेमो लेक्चर्स के अंदर आपने थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ी हुई है फिजिक्स के बारे में। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी आज के लेक्चर में हम मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बट मोशन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में होना चाहिए। तो देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। बात करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में सबने थोड़ा बहुत जाना होगा या सबको पता होगा। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो मोशन के साथ कंसर्न है। यानी अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ मोशन इज कंसर्न। यानी जिसके अंदर मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। नॉट इवन मोशन, मोशन के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे कि मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड है, जिसको अपन बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशन। यानी मैकेनिक्स के अंदर मोशन के बारे में पढ़ा जाता है, उसके साथ साथ उसके कॉज के बारे में पढ़ा जाता है। एंड वन मोर थिंग, दैट इज द इफेक्ट्स ड्यू टू मोशन इज स्टडीड। यानी मोशन के कारण जो इफेक्ट्स होती है उसको पढ़ा जाता है। तो इससे हम इजीली बोल पाएंगे कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which is concerned with the motion and its cause and the effect produced by the motion. Dear students, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ याद रखना है। अच्छा, अब मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक्चुअल में ये जो है ये टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर नीचे लिखा हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। पहले ही हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स यानी स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, बट स्टडी ऑफ मोशन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। नाउ व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक लेवल? तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर बात करते हैं तो ऐसी चीज जो हम नेकेड आइज से इजीली देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल हो हमारे लिए, हम आंख से जिस चीज को देख पाते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स या वो लेवल जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जो मोशंस होती है वो कौन कौन सी पॉसिबल है? तो कार की मोशन है। कार की मोशन जो है वो हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। वैसे ही स्कूटर या बाइक की मोशन है, किसी बॉल की मोशन है। तो ये सारी मोशन जो है दे आर इजीली, दे कैन बी ऑब्जर्व इजीली विथ अवर नेकेड आइज। यानी हम अपनी नेकेड आइज से उनको इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये सारी मोशन जो है दे आर द मोशंस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। एंड वो सारी मोशंस को हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। 11th एंड 12th फिजिक्स की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम हमें मैकेनिक्स पढ़नी है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। 11th एंड 12th के अंदर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ना है, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएंगे और उसके कारण ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोला जाता है। देन आफ्टर बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ मोशन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये मैक्रो था, ये माइक्रो है। नाउ माइक्रोस्कोप के बारे में आप सबको पता होगा। तो माइक्रोस्कोप का यूज कहां होता है? तो माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू रिजॉल्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स। यानी बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको अपन नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व कर पाते, उनको अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के लिए काम में लिया जाता है।
सेम वे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो ऐसा लेवल जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन कौन सी मोशन पॉसिबल है? माइक्रोस्कोपिक यानी विच कांट बी ऑब्जर्व विथ नेकेड आइज। ये जो है मैक्रो यानी ऑब्जर्व विथ नेकेड आइज, while microscopic can't be observed with naked eyes। यानी जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जाता वो है माइक्रोस्कोपिक लेवल। जैसे हमने बात करी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, तो उनकी जो मोशन है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। तो ये सारी स्टडी जो है वो हम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब ये तो बेसिक सा फंडामेंटल था जो सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है इसको। नाउ मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों थे टाइप्स, और यहां पर मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनको 3 पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है स्टैटिक्स, सेकंड वन है काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक यानी स्टेशनरी, स्टैटिक ऑब्जेक्ट यानी इसके अंदर स्टैटिक ऑब्जेक्ट यानी स्टेशनरी जो स्टेडी कंडीशन में है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है, जो मूव नहीं करता है। स्टेडी, स्टेडी यानी जो एक प्लेस पे स्टैटिक कंडीशन में है, जो मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। यहां पर एक और चीज लिखी है इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बारे में ये स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं अपन। उसके बाद बात करें काइनेमेटिक्स। नाउ काइनेमेटिक्स जो है तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट बोदरिंग अबाउट इट्स कॉज, यानी मोशन के बारे में पढ़ना तो है हमें, बट मोशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुई, उसका कॉज क्या था, उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। यानी एक कार मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट जो है वो ही पढ़नी है, वो क्यों मूव कर रही है, कैसे जा रही है, उसके बारे में कुछ ध्यान में लेना नहीं है हमें, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट जो है वो है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज, यानी इसके अंदर हम मोशन को पढ़ते हैं बट मोशन को प्रोड्यूस करने वाला जो कॉज, नाउ ये जो कॉज है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज फोर्स। किसी भी टाइप की अगर मोशन करवानी है हमें तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। बाहर से हम कुछ वर्क करेंगे, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी जाकर कोई चीज मूवमेंट में आएगी, मोशन करेगी। तो वो फोर्स या एक्सटर्नल कॉज जो है उसके बारे में भी यहां पर ध्यान में लेना है। तो डायनेमिक्स के अंदर मोशन तो पढ़नी है, उसके साथ साथ उसका कॉज भी पढ़ना है। जैसे हमने देखा होगा कोई ठेले वाला अगर देखा है लॉरी वाला, तो लॉरी वाला जो है वो लॉरी को पुश करता है तभी जाकर लॉरी जो है वो आगे जाती है, पीछे से उसको पुश करना पड़ता है कंपल्सरी। तो वो जो पुश करता है, पुश इज नथिंग, इट इज वन काइंड ऑफ फोर्स। सेम वे साइकिलिंग की बात करें, साइकिल को अगर चलाना है तो हमें कंटिन्यूअसली उसको पैडल लगाते रहना पड़ेगा, पैडलिंग करना पड़ेगा। और जो हम पैडलिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, साइकिल पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो है वो कॉजेज है। तो इसके अंदर कॉज के साथ मोशन को पढ़ना है, इसमें मोशन को पढ़ना है बट विदाउट कॉज, ठीक है। और इसके अंदर स्टैटिक ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हमें कॉज के बारे में नहीं देखना है। नाउ स्टडी ऑफ मोशन, मोशन को अगर पढ़ना है तो मोशन से रिलेटेड जितनी फिजिकल क्वांटिटीज या पैरामीटर्स जो है उनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो जानेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड विथ मोशन। मोशन के साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ी हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो यहां पर लिस्ट की गई है। फर्स्ट है पाथ लेंथ या डिस्टेंस, देन आफ्टर सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन है स्पीड, फोर्थ वन है वेलोसिटी एंड लास्ट वन जो है वो है एक्सेलरेशन।
पाथ लेंथ और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आज के लेक्चर में हम जो मोस्ट प्रोबेबली पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पाथ लेंथ और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में थियोरेटिकल एस्पेक्ट से तो पढ़ेंगे ही, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे और वो एग्जांपल्स करने के बाद मैं अंदर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन वीडियो लेक्चर के बीच में और लास्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस दूंगा जो जिनको सॉल्व करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ये लेक्चर को पढ़ना, बहुत मजा आएगा। पढ़ते हैं पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने से पहले एक यहां पर एग्जांपल दे रखा है, वो ध्यान में लेते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं इसको, स्टार्टिंग पोजीशन या इनिशियल पॉइंट ए से मूव करता हुआ किसी बी पॉइंट पे जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ये पाथ पे मूव करता हुआ किसी बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ये जो ए पॉइंट है वो जहां से मोशन स्टार्ट होती है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, और जहां पर एंड होती है वो एंडिंग पॉइंट और फाइनल पोजीशन। ये स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन एंड ये है फाइनल पोजीशन। तो ये पाथ पे मूव करता हुआ बी पे जा रहा है। अब ए से बी पे अगर पहुंचना है तो सिर्फ यही पाथ पॉसिबल है ऐसा जरूरी नहीं है। एक पॉसिबल पाथ यहां पर दिखा रखा है रेड मार्कर से, वो है ये ऊपर जो यहां दिखा रखा है वो फर्स्ट है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कोई कुछ इस तरीके से जाए, ये सेकंड पाथ है, सेकंड पॉसिबल पाथ है, ठीक है। कोई इस तरीके से भी जा सकता है, ये थर्ड पाथ। तो ए से अगर बी पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है, अवेलेबल है उसके लिए। हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर जाना है तो बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है, कौन सा चूज करना है वो हम पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मली ह्यूमन मेंटालिटी कैसी है, कहीं भी अगर जाना है तो शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, जो शॉर्टेस्ट वे होगा वही हम चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ए से बी में जाने के लिए बहुत सारे पाथ अवेलेबल है, कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पर मैं सिर्फ दो पाथ दिखा रहा हूं, फर्स्ट वाला और ये थर्ड जो है उसको सेकंड बोल देता हूं। तो ये जो है इनको बोलेंगे डिफरेंट पाथ्स। नाउ पाथ लेंथ की अगर डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन पाथ लेंथ की है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस covered by an object is called its path length। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको अपन बोलते हैं पाथ लेंथ। अब यहां पर पाथ लेंथ की अगर बात करें तो फर्स्ट वे से अगर मुझे जाना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सेमी सर्कुलर आर्क दिख रही है यहां पर, ठीक है। सेकंड वे में अगर जाना है तो इतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा। यानी कौन सा पाथ आप चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली पाथ लेंथ जो है वो वेरी करती है। कौन सा पाथ आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंगली पाथ लेंथ वेरी करती है। यहां पर पाथ लेंथ जो है वो कम है, यहां पर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एक तीसरा वे भी पॉसिबल है, कोई ए से बी ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ए टू बी जा रहा है, तो ये कोई थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट की अगर बात करो तो थर्ड पार्ट जो है उसमें सबसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि पाथ लेंथ जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है। कौन सा पाथ आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली पाथ लेंथ वेरी करेगी। तो डिपेंड्स ऑन द पाथ,
डिपेंड्स ऑन द पाथ। एक और चीज याद रखेंगे, पाथ लेंथ जो है इट्स अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले। स्केलर क्वांटिटी किसे बोला जाता है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एंड वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो पाथ लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वन मोर थिंग, पाथ लेंथ की अगर बात करें तो ए पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा और बी पे पहुंचेगा तो उसकी पर्टिकुलर पाथ लेंथ हमें मिलेगी। इसको अगर मेजर करेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ए से बी पे गया है तभी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और डिस्टेंस जो कवर करेगा तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। कहीं भी जाओ, कभी ऐसे सुना है कि अहमदाबाद और किसी दूसरे प्लेस, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस तो सुना होगा कि 1000 किलोमीटर के करीब है, बट ऐसा कभी सुना है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस जो है वो -1000 है? यानी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। तो पाथ लेंथ जो है वो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और एक और चीज, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाओगे तो पाथ लेंथ अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच है तभी इन दोनों के बीच डिफरेंस है। यानी पाथ लेंथ की वैल्यू जो है वो जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। दो पॉइंट के बीच पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा तभी तो वो फार अवे ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे है यानी उनके बीच कोई डिस्टेंस है ही नहीं तो उनकी पाथ लेंथ जीरो, लेकिन पाथ लेंथ कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है, मूव करेगा तभी तो जाएगा। अगर मूव ही नहीं करेगा तो ए पे ही रहेगा, और ए पे नहीं रहेगा तो पाथ लेंथ उसकी जीरो, बट पाथ लेंथ जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट कांट बी जीरो। पाथ लेंथ की वैल्यू जो है वो जीरो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट linear distance from initial position, और यहां लिख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन और एंडिंग पॉइंट। यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लीनियर या स्ट्रेट डिस्टेंस। लीनियर यानी स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन पे जो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पर देख सकते हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लीनियर डिस्टेंस है वो थर्ड करके मैंने ब्लैक पेन से जो दिखा रखा है वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां जैसे लिखा था इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, बट यहां बात करो कि ए एंड बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कोई एक ही चीज पॉसिबल है, बहुत सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स पाथ लेंथ जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब यहां जैसे लिखा कि पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी थी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसके साथ डायरेक्शन जुड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटी।
पाथ लेंथ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां लिखा था हमने कि पाथ लेंथ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होके ये डायरेक्शन में जा रहा है और ये मूव करता करता किसी ये पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो अपनी मोशन को रिवर्स करता है और रिवर्स करते हुए किसी पॉइंट सी पे आ रहा है। यहां पर ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है, बी पे जा रहा है और बी से मोशन को रिवर्स करके सी पॉइंट पे आ रहा है। सपोज करो ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट, ठीक है, और बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट। नाउ डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट यहां लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उसके साथ डायरेक्शन जुड़ेगी। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए सपोज करो ये डायरेक्शन ए टू बी की जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, इसको मैं अगर पॉजिटिव ले लेता हूं तो बी टू सी वाली जो डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव लूंगा। यानी इसको अगर मैं +10 बोल देता हूं तो ये हो जाएगा -5। नाउ ए एंड सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मुझे देखना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा रेड मार्कर से जो दिखाया ए एंड सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +10 -5 दैट इज इक्वल टू +5। यानी ये केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो है +5। नाउ सेकंड केस की बात करते हैं। सेम चीज, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहां से 10 यूनिट डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट पे जा रहा है और बी पॉइंट से रिवर्ट होते हुए फिर से 10 यूनिट डिस्टेंस कवर अप करके सी पॉइंट पे आ रहा है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो है यहां पर फिगर जो शो कर रखी है, एक्चुअल में फिगर ऐसी होनी चाहिए, यहां से गया और सेम पाथ पे वापिस आ रहा है, बट इसको अलग दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ए टू बी गया और बी से वापिस उसी पोजीशन में सी पे आया, यानी यहीं पर आता है सी पे। और यहां पर भी सेम है, यहां से गया ए टू बी, ये डायरेक्शन में गया, +10 यूनिट डिस्टेंस कवर करके ए टू बी गया एंड देन आफ्टर फिर से बी टू, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन जो है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होकर -10 डिस्टेंस कवर करके वापिस ए पॉइंट पे आ जाता है। यानी जहां से स्टार्ट किया वही मूव करके वापिस आ गया। तो ये जो है वो +10, ये -10। तो ये केस के अंदर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो +10 -10 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ सेकंड केस, थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस के अंदर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन, बी पे जा रहा है, ये डायरेक्शन में +10 यूनिट चलता है, वहां से अपनी मोशन रिवर्ट करता है, रिवर्स करता है। इसको इसी लाइन पे दिखाना है, बट आपको समझ में आए उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। और 15 यूनिट चल के किसी पॉइंट सी पे पहुंच रहा है। अब ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये +10, यहां 15 यूनिट चला तो इसको मैं बोल देता हूं -15। अब ये केस के अंदर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए हो गया ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे लिए +10 -15, यानी ये हो जाएगा -5। तो ये तीनों केस की अगर बात करें तो तीनों केस में देखा, फर्स्ट केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, सेकंड में 0 है एंड लास्ट में नेगेटिव है। दैट मीन्स यहां पर जैसा लिखा था कि पाथ लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, बट उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। इट कैन बी नेगेटिव,
0 और पॉजिटिव। इट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब वन मोर थिंग, यहां ये जो फिगर दे रखी है, ये फिगर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पाथ लेंथ सेमी सर्कुलर पाथ, ये सेकंड पाथ लेंथ जो ज्यादा बड़ी है, एंड थर्ड पाथ लेंथ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पे पाथ लेंथ कम है। थर्ड केस की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट ए टू बी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो उसके लिए पाथ लेंथ हो जाएगी इतनी। सिमिलरली ए एंड बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी इतना ही है, तो ये पाथ लेंथ जो है वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। थर्ड केस की बात करें तो उसके अंदर जितनी पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है, यानी थर्ड केस के अंदर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। बट फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस के अंदर पाथ लेंथ जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क दिख रही है यहां पर, यानी पाथ लेंथ यहां बड़ी दिख रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है ब्लैक से जो दिखा रखा है। वैसे ही सेकंड केस की बात करें तो उसमें भी पाथ लेंथ ज्यादा बड़ी है, यहां देख सकते हो आप, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो ज्यादा है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो सिर्फ इतना ही है। दैट मीन्स ये तीनों केस से हम प्रूव कर सकते हैं पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के जितना पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसके अंदर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर पाथ लेंथ की वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही हो, पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर एक चीज लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट या फिर पाथ लेंथ is always greater than or equal to, क्या बोलेंगे इसको, पाथ लेंथ is always greater than or equal to displacement। पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के जितनी या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी ही होगी, छोटी कभी भी पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है ये चीज अगर आपको याद हो गई तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट डाउन करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको लिखना है। तो वो क्वेश्चन जो है वो यहां लिख रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट, यानी पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रेशियो कितना होगा। तो वो रेशियो ऑप्शन में दे दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू 1, सेकंड लेस देन और इक्वल टू 1, थर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फोर्थ 0। ये चार ऑप्शन में से एक आंसर आएगा कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, या 0 होगी। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है आपको। अब देखेंगे एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, एक सर्कुलर पाथ पे, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, उसमें किसी ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए कोई बी पॉइंट दे रखा है, यहां यह ओरिजिन ओ और यहां पर कोई बी पॉइंट दिया हुआ है, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ए से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो बी पॉइंट पे जा रहा है। तो ये केस के अंदर आपको पूछा जाए फाइंड द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये सॉल्व करने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक्स हमें याद होनी चाहिए। एक चीज याद कर लेंगे हम, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता हुआ, सपोज करो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ
फिर से वापिस ए पॉइंट पे ही आ जाए, यानी ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ए से स्टार्ट किया है, ए से चलना स्टार्ट किया है ऐसे, और सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ फिर से ए पे आ जाए, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस इज द सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पर मुड़ते हुए वापिस आ जाए तो वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर अप करेगा 2 पाई आर जितना। ये याद रखना है हमें, ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं से फिर से वापिस सर्कुलर पाथ पे आता है तो वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर अप करता है। नाउ सर्कल जो है, सर्कल को अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ फर्स्ट की बात करें, यहां पर सपोज करो A2, यहां पर कोई B पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। देन आफ्टर यहां से मूव करता 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 हुआ ऑब्जेक्ट सपोज करो यहां पर कहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर पहुंचेगा तो उस केस के अंदर ये जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। देन आफ्टर अगर मूव करता हुआ यहां पर कहीं पहुंच रहा है, ए से स्टार्ट किया और ये पॉइंट पे पहुंचा, तो जो एंगल बनेगा वो है 270। एंड टोटल एंगल की अगर बात करें, ए पॉइंट से मूव करता हुआ अगर ऑब्जेक्ट वापिस ए पॉइंट पे ही आता है तो जो एंगल कवर करेगा वो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। यानी ऑब्जेक्ट ए से मूव करता हुआ अगर सर्कल का 4th पार्ट कवर करता है, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अगर 4th पार्ट कवर करता है तो इसको अपन लिखेंगे 1/4। A2 B पे अगर पहुंचेगा तो 1/4, A2 यहां पर कहीं पहुंचेगा तो ये हाफ पार्ट कवर कर रहा है, सेमी सर्कुलर पार्ट हाफ पार्ट कवर कर रहा है, तो इसके लिखेंगे अपन 1/2। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, यहां 2 पार्ट है, टोटल 4 में से 2 पार्ट कवर कर रहा है तो 2/4, ये 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हो। अब ए से स्टार्ट करता हुआ कहीं ये पॉइंट पे आ जाए, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन पार्ट अगर कवर करता है तो उसको हम लिखेंगे 3/4। 4 में से 3 पार्ट कवर कर लिए। और सपोज करो ए से स्टार्ट करता हुआ अगर वो मूव करता करता फिर से ए पे आ जाता है, दैट मीन्स चारों में से चारों पार्ट कवर कर लिए, दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर ये चीज याद होगी हमें तो उससे रिलेटेड इजीली हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि पाथ लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो यहां देख सकते हैं हम ए से बी पे चला तो ये 90 डिग्री एंगल अगर बना रहा है तो ये फर्स्ट पार्ट कवर किया, 4 पार्ट में से 1 पार्ट कवर किया है तो 1/4। तो सर्कल अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो पाथ लेंथ इतनी होती है, तो 1/4 पार्ट कवर करेगा तो पाथ लेंथ उसकी हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। 2 पाई आर को अगर 4 से डिवाइड करो उतनी पाथ लेंथ वो कवर करेगा। तो यहां देख लेते हैं, सबसे पहले करें पाथ लेंथ की बात, तो पाथ लेंथ यहां इजीली हम कैलकुलेट करेंगे। पाथ लेंथ आ जाएगी, पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। क्यों 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4? क्योंकि सर्कल के जो 4 पार्ट थे उसमें से 1 पार्ट ही कवर अप किया है, तो 1/4 से डिवाइड करो, तो 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा पाई आर बाय 2। ये हो गई पाथ लेंथ। यानी ए टू बी पे जाएंगे तो ये जो ए बी आर्क फॉर्म हो रही है ये है पाथ लेंथ, ये इसको बोल सकते हैं अपन, ये है पाथ लेंथ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी को जोड़ दो सीधा स्ट्रेट लिनियर, तो ये जो रेड लाइन रेड मार्कर से मैंने शो किया है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां देख सकते हैं हम, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर है। सिमिलर वे ओ से बी का डिस्टेंस भी हो जाएगा रेडियस आर। तो हमें यहां पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ए बी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा?
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। नाउ ओ बी दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर। अब दोनों ओर से स्क्वायर निकालना है तो दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लूं, तो ए बी स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो ए बी आएगा। अब यहां 2 की बात करो तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उसको तो रूट के अंदर लिखेंगे √2, एंड आर स्क्वायर का रूट निकलता है, आर स्क्वायर का रूट निकलता है आर, तो ये हो जाएगा √2r। ए बी इज इक्वल टू √2r, यानी यहां पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा √2r, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2r। तो ये तो है फर्स्ट केस। ऐसे ही सेकंड केस की बात कर सकते हैं हम। सेकंड केस के अंदर कुछ इस तरीके से हो सकता है। सपोज करो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करके आर रेडियस पे ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करता हुआ किसी बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, यहां 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए सेमी सर्कुलर आर्क में बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो उस केस के अंदर हमें पाथ लेंथ एंड रेडियस निकालनी है। अब ए टू बी पे अगर आता है तो यहां बात करें तो सर्कल के कितने पार्ट कवर किए, 1 एंड 2, तो 4 में से 2 पार्ट कवर किए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये इतना पार्ट कवर करेगा, तो 2/4 से डिवाइड करेंगे, यानी 2πr को 2/4 से डिवाइड करें तो कितना आता है देखते हैं। तो इस केस के अंदर अगर पाथ लेंथ निकालनी है हमें, पाथ लेंथ इज इक्वल टू, नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा सर्कल अगर कवर होता है तो पाथ लेंथ होती है 2πr, तो आधा सर्कल अगर कवर होगा तो पाथ लेंथ भी आधी हो जाएगी, तो पाथ लेंथ हो जाएगी 2πr/2, 2 से 2 गया दैट इज इक्वल टू πr। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एंड इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये अगर r है तो ये भी r होगा क्योंकि ये ओरिजिन है, r प्लस r दैट इज 2r, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा 2r। ये केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। अगर ये दोनों एग्जांपल्स अच्छे से आपको आ गए हो तो इससे रिलेटेड आपको होमवर्क में करने हैं। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से स्टार्ट कर रहा है मोशन, आर रेडियस है, और ए से स्टार्ट करता हुआ पहुंच रहा है सी पॉइंट पे, ऐसे, यानी यहां पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट कवर कर रहा है, ऐसे शो कर सकते हैं हम। तो इस केस के अंदर 3/4 पार्ट कवर करता हुआ सी पॉइंट पे आ रहा है, तो इस केस के अंदर आपको पाथ लेंथ निकालनी है, पाथ लेंथ एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये दोनों आपको निकालने हैं, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। देन आफ्टर एक और क्वेश्चन करना है आपको, सेम चीज, सर्कल पे ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मोशन को और मूव करता हुआ फिर से वापिस ए पॉइंट पे ही आता है, यानी एक कंप्लीट सर्कल कवर अप कर रहा है। तो उस केस के अंदर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सेंड करने हैं मुझे, ठीक है। ये तो सर्कुलर पाथ की बात हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज करो कोई स्क्वायर दे रखा है जिसकी लेंथ है a, तो a लेंथ के स्क्वायर पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कोई स्क्वायर दे रखा है जिसकी लेंथ a है, तो किसी ये P पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है और यहां से मूव करता हुआ कोई Q पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ये केस के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि पाथ लेंथ कितनी होगी, तो यहां पर लिख सकते हैं हम पाथ लेंथ
इज इक्वल टू ए प्लस ए से स्टार्ट, यहां से ए चला, फिर यहां ऊपर भी ए जाएगा, ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो P एंड Q के बीच का शॉर्टेस्ट लीनियर डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां हमें पता है, इट इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ना स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो फिर से पाइथागोरस, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट निकालो तो डायगोनल जो है उसकी लेंथ हो जाती है √2a। अब नॉर्मली ये चीज हम याद रखेंगे, स्क्वायर जो है उसकी डायगोनल लेंथ होती है √2a या √2 इंटू लेंथ। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2a। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा लंबा लेक्चर है, अच्छे से पढ़ना। ये कंप्लीट होने के बाद लास्ट में 2-3 और क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, जो भी सॉल्व करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं वो सिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो वापस फिर से सीख लेंगे।